हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ में हम लोगों ने 2 साइकोलॉजी के टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोगों की रिकमेंडेशन थी कि सेकंड टेस्ट का जो है सॉल्यूशन करवाया जाए और बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी इसमें थे। तो उन डाउट्स को भी आज साथ में लेते हुए जो है आज सेकंड टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। इसी के साथ में कल 20 मई सुबह 10 बजे आपका थर्ड टेस्ट आयोजित होने जा रहा है। तो अधिक से अधिक लोगों को आप जो है इस टेस्ट के साथ में जोड़ें और ये थर्ड टेस्ट आपकी यूनिट 3 का होने वाला है। वैसे पहले पूरी की पूरी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से मैंने अवेलेबल करा दी गई है, बाकी फिर भी एक बार और मैं आपको इत्तला कर दे रहा हूँ। तो इसी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेस्ट पेपर होता है, इसमें जो है ये फॉर्म फिलअप होता है, फॉर्म की जानकारी है जो है इस टाइप से फॉर्म आता है। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो टेस्ट में दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व स्व प्रतिवेदन मापक है? रोशा परीक्षण, TET, CAT, MMPI। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे, जो ये व्यक्तित्व स्व प्रतिवेदन मापक होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों व्यक्तित्व मापन की जो मूल्यांकन की 3 भागों में अध्ययन किया जाता है। एक होता है आपका स्व प्रतिवेदन मापक, एक होता है प्रक्षेपी तकनीक, क्या होता है प्रक्षेपी तकनीक, और एक होता है व्यवहारात्मक विश्लेषण होता है। ठीक है, 3 भागों के रूप में आपकी RBSC की बुक के अनुसार जो है अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे स्व प्रतिवेदन मापक पूछा है, तो स्व प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब किसी व्यक्ति से स्वयं के बारे में जो पूछकर उस व्यक्ति का जो मूल्यांकन किया जाता है, किन्हीं प्रश्नों के द्वारा जो वह उसकी प्रश्न किए जाते हैं उससे, और जो उसकी अनुक्रिया होती है उसके आधार पर जो है उसके व्यक्तित्व की व्याख्या की जाती है, या फिर उसके व्यक्तित्व को मतलब समझा जाता है, इस प्रकार से कैसे भी मान लो। ठीक है, तो वह कहलाता है स्व प्रतिवेदन मापक। तो इनमें से कौन सी तकनीक जो है वो आपकी स्व प्रतिवेदन मापक से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे MMPI टेस्ट जो है आपका स्व प्रतिवेदन मापक है। इनमें कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे इस MMPI जो टेस्ट है इसका पूरा नाम भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, इसका पूरा नाम है मिनेसोटा, आप लिख लीजिएगा याद नहीं हो तो। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, इसका विकास जो है आपके हाथवे और मैकिनले ने किया था दोस्तों, मैकिनले ने किया था। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का। निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छुपी हुई भावनाओं को जानने में उपयोगी है? कौन सी तकनीक जो है आपकी यहाँ पे अचेतन मन में छुपी हुई भावनाओं को जानने में उपयोगी होगी? स्थिति परक परीक्षण, साक्षात्कार, 16 PF, वाक्य पूर्ति परीक्षण। जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण। दोस्तों क्योंकि स्थिति परक परीक्षण होता है उसमें एक विशेष परिस्थिति रखी जाती है और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब कोई दबाव युक्त कोई परिस्थिति रखी जाती है और उसके अंदर उसके व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। तो उसके अनुसार देखा जाता है कि व्यक्तित्व दबाव होते हुए भी क्या वह जो व्यक्ति है वो सहनशील है या फिर वह आक्रामक स्वभाव का प्रदर्शन करता है। यह होती है स्थिति परीक्षण। और आपका साक्षात्कार परीक्षण होता है, जो आपको इंटरव्यू जैसे आप लोग देखते हो IAS RS वगैरह के इंटरव्यू होते हैं, उनमें जो है साक्षात्कार परीक्षण होता है। तो ये आपको पता है साक्षात्कार परीक्षण के जो है आपका एक प्रकार का व्यवहारात्मक जो है
परीक्षण होता है, व्यवहारात्मक विश्लेषण परीक्षण होता है। तो इसमें मन में छिपी हुई भावनाओं को इंसान ज़रूरी नहीं है आपके सामने शो करेगा। तो और 16 पीएफ फैक्टर जो है आपको पता ही है, स्व प्रतिवेदन मापक में आता है आपका। तो यहाँ पे जो है सही आंसर होगा वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसके अंदर क्या होगा, व्यक्ति हो सकता है वो अपनी भावनाओं को जो है वाक्य पूर्ति के माध्यम से जो है आपको शो कर दे। व्यक्ति स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं और योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? व्यक्ति की स्वयं के बारे में अब उसकी क्षमता योग्यताओं का प्रत्यक्षण कहलाता है स्वप्रत्यय। क्या कहलाता है दोस्तों? स्वप्रत्यय कहलाता है। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसा शाही धब्बा निम्न में से किस श्रेणी में आता है? रोसा शाही धब्बा निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो जल्दी से इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे प्रक्षेपी तकनीक में रोसा शाही धब्बा आता है। बाकी हम लोगों ने थोड़ी और अच्छे से बात कर ली थी यहाँ पे, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि में आपको पता है साक्षात्कार विधि है, बिल्कुल सही बात है। स्थिति परक बिल्कुल है, आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। रोसा परीक्षण है, रोसा परीक्षण और प्रेक्षण। तो दोस्तों प्रेक्षण भी आपकी व्यवहारात्मक विधि होती हैं। यहाँ पे रोसा परीक्षण अभी हम जो लोगों ने जस्ट देखा था कि जो वो एक प्रक्षेपी जो है तकनीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक की तैथिक आयु 10 वर्ष है और उस बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उसकी बुद्धि लब्धि क्या? तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? MA अपॉन CA इंटू 100। तो हमारा MA क्या है यहाँ पे? मानसिक आयु क्या है आपकी? 12 वर्ष बटा वास्तविक आयु 10 वर्ष इंटू 100, 1 से 1 गया तो आंसर क्या होगा? 120। आपका 120 सही आंसर होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने कारक बताए? तो स्पीयरमैन ने आपके बुद्धि के 2 कारक बताए, इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं हम लोग। इसी के साथ कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो आपको पता है दोस्तों, विषय वस्तु संक्रिया और आपका उत्पाद ये तीनों ही जो है 3D आयाम से संबंधित हैं दोस्तों गिलफोर्ड के। तो लाभ बचा, तो लाभ नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों यहाँ पे सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन आपके जो है सेलोवी एवं मेयर ने किया था। सेलोवी और मेयर ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया था। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, DAT में किसका मापन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। DAT में किसका मापन होता है? तो दोस्तों DAT की फुल फॉर्म होती है डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अभिक्षमता का मापन होता है, एप्टीट्यूड का मापन यहाँ पे होता है। किसका मापन होता है? DAT से अभिक्षमताओं का मापन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं स्पीयरमैन के सिद्धांत में किस कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है? स्पीयरमैन के सिद्धांत में किस कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है? तो जल्दी से ये बताएंगे आप लोग। जो है स्पीयरमैन का कौन सा सिद्धांत है जिसमें मानसिक ऊर्जा को G कारक होता है दोस्तों, G फैक्टर को जो है आपका
जी कारक को आपकी मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। जी कारक को मानसिक ऊर्जा स्पीयरमैन के सिद्धांत में कहा है। और एक और कारक होता है एस कारक। एक कारक कौन सा होता है? एस कारक। जी और एस दो प्रकार के कारक स्पीयरमैन ने बताए थे। निम्न में से सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा, निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है यहाँ पे। तो सत्य कथन क्या होगा? संक्रिया में 6 कारक होते हैं, विषय वस्तु में 5 कारक होते हैं और उत्पादन में 6 कारक होते हैं कि और ये उपयुक्त सभी। इनमें से सत्य कथन क्या था? तो दोस्तों ये सारे के सारे कथन सही हैं। यहाँ पर बिल्कुल संक्रिया में 6 कारक होते हैं। संक्रिया में मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति और अभिलेख, ये सारे 6 कारक थे। विषय वस्तु में 5 कारक थे, दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। और उत्पादन में भी 6 कारक थे, इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण और आशय। तो दोस्तों यहाँ पर सभी की सभी बातें सत्य थी। क्वेश्चन नंबर 13, शब्द के क्रम के मध्य संबंधों का पहचानने की क्षमता गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि में पाई जाती है? शब्द के क्रम के मध्य संबंधों को पहचानने की क्षमता गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि में पाई जाती हैं? यहाँ पर दोस्तों शब्दों के क्रम की बात हो रही है और उनके मध्य संबंध पहचानने की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे भाषाई बुद्धि जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से थॉर्नडाइक की बुद्धि का प्रकार नहीं है। थॉर्नडाइक की बुद्धि का प्रकार नहीं है। सामाजिक बुद्धि बिल्कुल थॉर्नडाइक ने कहा था, मूर्त बुद्धि कहा था, अमूर्त बुद्धि भी बताई थी थॉर्नडाइक ने आपके। यहाँ पे असामाजिक बुद्धि जो है थॉर्नडाइक की बुद्धि का प्रकार नहीं था, असामाजिक बुद्धि नहीं होगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है बुद्धि के संबंध में। बुद्धि समुच्चय एवं सार्वजनिक क्षमता है। बिल्कुल दोस्तों बुद्धि एक समुच्चय है, एक सार्वजनिक कैपेसिटी है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि के सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। बिल्कुल बुद्धि के सहारे व्यक्ति बिल्कुल किसी न किसी उद्देश्य के प्रति जो है क्रिया करेगा। बुद्धि विवेकशील चिंतन करता है। बिल्कुल विवेकशील चिंतन करेगा। बुद्धि के सारे व्यक्ति अपने आप को कुसमायोजित नहीं करता दोस्तों, वो अपने आप को समायोजित कर लेता है, समायोजित कर लेता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का संप्रत्यय कितने पक्षों से निर्मित होता है? किसी व्यक्ति का संप्रत्यय कितने पक्षों से जो है आपका निर्मित होता है? तो दोस्तों यहाँ पर संप्रत्यय स्वसंप्रत्यय की बात कर रहा था, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर 2 पक्षों से निर्मित होता है दोस्तों। कितने? 2 पक्षों से निर्मित होता है। TAT के संबंध में असत्य वचन बताइए। TAT के संबंध में आपको असत्य वचन बताना था। तो दोस्तों देखते हैं। इनमें काले एवं सफ़ेद रंगों के चित्र वाले 30 कार्ड और 1 खाली कार्ड होता है। तो यह बात सही है। 30 कार्ड होते हैं, काले व सफ़ेद रंगों के चित्र वाले 30 कार्ड, 1 खाली कार्ड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं। एक प्रयोज्य के लिए 20 कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं। एक जो भी व्यक्ति होता है उसके लिए 20 कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। इसके बाद में यह परीक्षण का उपयोग प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है ये भी। इसके बाद बच्चों के लिए किया जाने वाला परीक्षण TAT 2.0 है। इनमें से आपको असत्य वचन बताना था, तो जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर D, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों के लिए किया जाने वाला परीक्षण TAT 2.0
नहीं होता है। बच्चों के लिए होता है CAT चिल्ड्रन एपरसेप्शन परीक्षण होता है। बच्चों के लिए जो परीक्षण होता है CAT परीक्षण होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सुमेलित है। तो दोस्तों इंक ब्लड टेस्ट जो है आपका हरमन रोशा, बिल्कुल सही बात है, हरमन रोशा इंक ब्लड टेस्ट। और कथानक सम परीक्षण मॉर्गन व मूरे, बिल्कुल कथानक सम परीक्षण TAT जिसे बोला जाता है, TAT जिसे बोला जाता है, बिल्कुल मॉर्गन मूरे। केटल जो है 16 PF फैक्टर, आपका पहले भी पूछा जा चुका था ये क्वेश्चन, और यहाँ पे उपयुक्त सभी सही आंसर होगा इसका। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, निम्न में से बुद्धि की विशेषताएं हैं। बुद्धि की विशेषता ज्ञान बुद्धि हैं, स्मृति बुद्धि हैं, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या था। इसका सही आंसर था दोनों में से कोई नहीं। ना तो कोई ज्ञान बुद्धि है, ना ही स्मृति बुद्धि होती है। जरूरी नहीं है कि ज्ञान बुद्धि हो और जिसमें स्मृति हो वो बुद्धि हो, बिल्कुल यह सही बात थी। और क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा, निम्न में से व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है ये बताना था। व्यक्तित्व अनोखा, अद्वितीय और विशिष्ट होता है, यह बात तो ठीक है। व्यक्तित्व की विवेचना में आत्मचेतना का कोई महत्व नहीं होता। व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है एवं इसमें परिमार्जन की संभावनाएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर B है जो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आत्मचेतना का भी प्रभाव व्यक्तित्व पर होता है। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार किसी व्यक्ति का एकांत प्रिय होना और निष्क्रिय रूप से खुद में रहने वाला, बहुत अत्यधिक सोचने वाली प्रकृति किस प्रकार के व्यक्तित्व में पाया जाता है। कोलेरिक, सैंग्विन, मेलेंकोहलिक, फ्लेगमेटिक। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग। एक बार और से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको जो है आंसर एकदम से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हिप्पोक्रेट्स बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे। जब भी कोई व्यक्ति डॉक्टरेट की पढ़ाई करता है तो उससे हिप्पोक्रेट्स की जो है शपथ दिलाई जाती है। अगर आपकी फैमिली में अगर कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हो तो उसे ज़रूर पता होगा कि हिप्पोक्रेट्स कौन है। तो दोस्तों एक बार फिर से अब हिंदी में नाम देखते हैं इनके अपन थोड़े से। जो कोलेरिक होते हैं ये एक पीले पित्त वाले लोग होते हैं, आपने इसे पढ़ा हो, पीले पित्त वाले। जो सैंग्विन होते हैं ये रक्त वाले होते हैं, है ना। और जो आपके मेलेंकोहलिक होते हैं ये होते हैं आपके काले पित्त वाले। और आपके फ्लेगमेटिक होते हैं ये कफ प्रकृति वाले। तो यहाँ पे क्या पूछा था, एक व्यक्ति जो एकांत प्रिय निष्क्रिय होता है और खुद में खुश रहने वाला होता है और बहुत अत्यधिक सोचने वाली इसकी प्रकृति होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है कफ प्रवृत्ति वाले होते हैं दोस्तों, कफ फ्लेगमेटिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप A एंड टाइप B प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। तो दोस्तों आपका हेड किसी ने नहीं किया, फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने किया था। फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने इस प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम होना किस प्रकार का विशेषक उपागम है। तो इसमें भी कन्फ्यूज़न था लोगों को, और इसका आंसर जो है प्रधान विशेषक उपागम और केंद्रीय विशेषक उपागम, गौण विशेषक उपागम और उपर्युक्त सभी में से क्या होगा। तो जल्दी से एक बार और फिर से आप लोगों से ही पूछता हूँ मैं, क्योंकि आलपोर्ट द्वारा दिए गए विशेषक उपागम हैं और इनमें अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका एक फिक्स आंसर होगा भगवान श्री राम को जाना जाता है। अगर ऐसे ही मैं पूछूं कि इतिहास में अहिंसावादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग कहेंगे महात्मा गांधी के नाम आपको याद आ जाएगा।
तो इस प्रकार के व्यक्ति में जो है एक स्पेशली जो होती है उनको उसी नाम से एक स्पेशल जो क्वालिटी होती है उनकी, जो उनके व्यक्तित्व को बताती है, एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिसमें होता है प्रधान विशेषक उपागम। और अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा इस टाइप से पूछा जाए कि रामायण में 14 वर्ष का वनवास किसे हुआ था, इधर से साथ में मृदुभाषी कौन थे, इधर से आपके जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति कौन थे, तो फिर 3-4 विशेषता हो जाती है, तो वो केंद्रीय विशेषक उपागम में आ जाता है। और गौण विशेषक उपागम में क्या है कि भगवान राम को कभी कभी गुस्सा भी आता था, तो कभी कभी जो ऐसा प्रभाव दिखाई देता है वो गौण विशेषक उपागम में आता है। और जो पर्टिकुलर जो उनका जो व्यक्तित्व है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम होना उनका एक पर्टिकुलर व्यक्तित्व है, उसके लिए जो है आपका प्रधान विशेषक उपागम आएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उनकी जो महत्वपूर्ण विशेषताओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया जा रहा है, उनके व्यक्तित्व की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी मर्यादा पुरुषोत्तम होना भगवान राम की, इसलिए इसे इसका आंसर जो होगा आपका प्रधान विशेषक उपागम होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप ही जानो ये तो फिर ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर व्यक्तित्व को किन 3 भागों में विभाजित किया गया? भगवत गीता के आधार पर व्यक्तित्व को किन 3 भागों में विभाजित किया गया? वात पित्त कफ ब्रह्मा विष्णु महेश, सात्विक राजसिक तामसिक काला पीला लाल। तो दोस्तों भागवत गीता के आधार पर व्यक्ति को सात्विक राजसिक और तामसिक 3 भागों में जो है विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसी लक्ष्य परीक्षण किसे कहा गया था? इंक ब्लॉक टेस्ट को जो है दोस्तों मसी लक्ष्य परीक्षण कहा जाता है, ज़्यादा सोचना नहीं है यहाँ पर। थ्रस्टन ने अपने सिद्धांत में कितनी प्राथमिक क्षमता बताई हैं? थ्रस्टन ने अपने सिद्धांत में कितनी प्राथमिक क्षमताएं बताई हैं? जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो है थ्रस्टन जी है आपके, उन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर 7 प्राथमिक क्षमताएं बताई थी। कितनी क्षमताएं बताई थी? 7 प्राथमिक क्षमताएं बताई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन बताना है आपको। वह क्षेत्र जिसमें एकांश और सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती हैं विषय वस्तु कहलाती हैं। व्यक्तित्व द्वारा की जाने वाली मानसिक क्रिया के स्वरूप को संक्रिया कहते हैं। विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया का परिणाम उत्पादन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी के सभी कथन सत्य हैं। सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी? सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी? जल्दी से बताएंगे, सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी थी? इसका सही आंसर क्या होगा? सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी? सैम्पलिंग थ्योरी को ही आप प्रतिमान थ्योरी या फिर प्रतिदर्शी सिद्धांत भी बोलते हैं। तो यह थ्योरी दी थी आपकी जी.एस. थॉमसन साहब ने, जी.एस. थॉमसन ने यह सैंपल थ्योरी दी थी। इसके साथ देखते हैं तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? अब लोगों को इसमें ही कन्फ्यूजन है। अरे भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है केटल, दूसरा है हॉर्न, तीसरा है फिलिप और चौथे ऑप्शन में 1 और 2 दोनों है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है सिद्धांत केटल ने दिया, हॉर्न तो शिष्य था। अरे भाई शिष्य हो कुछ भी हो, काम तो किया ना केटल के साथ में उसने, तो केटल और हॉर्न दोनों ही इसका सही आंसर है। केटल और हॉर्न, अगर ऑप्शन में यहाँ पे मैं अगर कोई और नाम देता ना 4th नंबर में, तो फिर आपका केटल की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती, पर यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्शन दिए हैं 1 और 2, तो बिल्कुल आपका सही आंसर जो है यहाँ पे केटल और हॉर्न दोनों ही होंगे। ठीक है, फिर बाद में आपकी जो इच्छा है वो मानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन व लघुकालिक स्मृति किससे प्रभावित होती हैं? तरल बुद्धि, सरल बुद्धि, कठिन बुद्धि और ठोस बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जो है अमूर्त चिंतन की बात हो रही है, तार्किक चिंतन की बात हो रही है, तरल बुद्धि यहाँ पर सही होगा आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा आपको अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक में। तो दोस्तों इनमें जो है बुद्धि पाई जाएगी आपकी अंतर्वैयक्तिक प्रकार की। अंतर्वैयक्तिक प्रकार की बुद्धि इनमें पाई जाती है। अंतःवैयक्तिक प्रकार की बुद्धि नहीं पाई जाएगी, क्योंकि अंतःवैयक्तिक प्रकार की जो बुद्धि वाला होता है व्यक्ति वो निराशावादी होता है, खुद में ही खोया रहता है। ठीक है, अगर ये सामाजिक कार्यकर्ता अगर ऐसे हो जाएंगे तो फिर इनमें कहाँ से होगी? मतलब दूसरों को समझने वाले, दूसरों के प्रति घुल मिलना, बहिर्मुखी प्रकार का स्वभाव होना जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में आता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारणों विभिन्नताओं का कारण नहीं है? परिपक्वता से व्यक्तिगत विभिन्नता आती है, बिल्कुल। वंशानुक्रम, बिल्कुल। वातावरण, निर्देशन में किसी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। निर्देशन करना ये सभी के लिए हो सकता है, तो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, रुचि में, गतिवाही योग्यता में, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर सभी के आधार पर व्यक्तिगत भेद पाए जा सकते हैं। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, अपवर्जन शिक्षा, विशेष शिक्षा या फिर एकीकृत शिक्षा। तो दोस्तों वंचित समूह के विद्यार्थियों को नॉर्मल विद्यार्थियों के साथ में पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाती है। और समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ही यही होता है कि सभी को समान रूप से अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो वंचित वर्ग का हो या फिर वह सामान्य विद्यार्थी हो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक में बेईमानी, चोरी करने की आदत विकसित हो जाती है। बच्चा अन्य बच्चों से किस दृष्टिकोण से भिन्न है? शारीरिक गठन से, प्रतिभा से, संवेग से, नैतिकता से। तो दोस्तों उसमें नैतिकता की कमी होगी। नैतिकता की कमी के कारण उसमें ऐसी आदतों का विकास हो जाता है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को अधिगम एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए या फिर सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि विभिन्नताएं प्रदर्शित कर रहे हैं तो जो है एक अध्यापक होने के नाते आपको जो सीखने के विविध अनुभव जो है बच्चों के साथ में उपलब्ध करवाने चाहिए उनको। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर का, कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए छात्र छात्रों को जो चाहे करने दो, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करे, छात्रों की कुछ समस्याओं को हल करने को दे, या फिर नरमी व दृढ़ता का व्यवहार करें। इस क्वेश्चन में भी आपका कन्फ्यूज़न रहा था, तो कुछ लोगों ने नरमी और दृढ़ता का, तो दोस्तों नरमी तक तो ठीक है, अगर दृढ़ता से व्यवहार करेंगे अगर कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी के साथ में, तो क्या यह सही है? क्या आप लोग खुद बताइए मेरे को। क्या छात्रों के साथ अध्यापक कठोर व्यवहार करे? क्या छात्रों को जो चाहे करने दे? अनुशासन बनाने के लिए अध्यापक को बच्चों को एक कोई ना कोई समस्या दे दो, ताकि वो थोड़ा बिजी हो जाएगा और आपकी क्लास अच्छे से मेंटेनेंस रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसी बालक के चोरी करने का कारण नहीं हो सकता? रुचि, अभिभावकों का नियंत्रण व अनुशासन, अभिक्षमता, आदत। बिल्कुल किसी में इंटरेस्ट भी हो सकता है चोरी करने का, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो अभिभावकों का नियंत्रण और अनुशासन जिस बालक के साथ होगा वह कभी चोरी नहीं कर सकता। तो 39 देखते हैं, अध्यापन की प्रक्रिया के दौरान एक अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिगत भिन्नता, परिवार की पृष्ठभूमि। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन था, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान एक अध्यापक को सर्वाधिक रखना चाहिए। समस्यात्मक बालक है, समस्यात्मक बालक कौन होगा? माता पिता का कहना नहीं मानने वाला, झूठ बोलने वाला,
चोरी करने वाला या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे सभी के सभी समस्यात्मक ही बालक होते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्या है, गलत रास्ते पर चले हुए हैं, गलत रास्ते का वो अनुसरण कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी में जो है विभाजित किया है। कौन सा मनोवैज्ञानिक वो होगा? तो आपको पता है जुंग साहब जो है, यहाँ पे जुंग साहब ने ये व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस परीक्षण में साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्णय विधि, क्रम निर्धारण परीक्षण विधियों द्वारा व्यक्तित्व विभिन्नता का पता लगाया जाता है। साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्णय विधि, क्रम निर्धारण परीक्षण विधियों द्वारा व्यक्ति भिन्नता का पता लगाया जाता है। 42 का सही आंसर होगा व्यक्तित्व परीक्षण की जो ये विधियां होती है, आपको साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्णय विधि, क्रम निर्धारण मापनी जो है व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां होती है, जिनके द्वारा व्यक्तित्व विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्मुखी व्यक्ति वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। अच्छा, ये भी है ना, इसका सही आंसर बताना है। अंतर्मुखी व्यक्ति वाले व्यक्ति रुचि किसमें रखेंगे? समाज में, परिवार, मित्रों में, उपयुक्त सभी में या फिर स्वयं में। तो दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्ति वाले स्वयं में रहते हैं और खुद में खोए रहते हैं भैया, इनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किस समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपकी समाज मिति विधि होती हैं, जिसके द्वारा किसी समूह में से जैसे चुनाव करवा लिए, ठीक है, तो व्यक्ति की पहली पसंद चुनने का जो है यहाँ पे बात कही गई है। तो समाज मिति विधि बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। हिपोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पे किया? सामाजिकता, शारीरिक बनावट, संवेग या फिर चिंतन। तो दोस्तों संवेगिक दृष्टिकोण, संवेगों के आधार पर जो है आपके हिपोक्रेट्स ने जो है वर्गीकरण किया था, काला, पीला, पित्त वगैरह, है ना। इसके बाद देखते हैं शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण करने वाले 2 मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। शेल्डन और क्रेशमर, आप सभी को पता है शेल्डन और क्रेशमर जो है, क्योंकि शेल्डन ने जो क्रेशमर आपका था और शेल्डन थे। शेल्डन साहब ने एंडोमार्फिक, मिजोमार्फिक, एक्टोमार्फिक 3 प्रकार बताए थे, और क्रेशमर ने पिकनिक, एथलेटिक और एक तो लिप्टोथेसोमेटिक या फिर एस्थेटिक जो है प्रकार थे, ये क्रेशमर साहब ने बताए थे आपके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक किसी एक समूह में समुदाय पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। ये क्वेश्चन में भी डाउट था लोगों को। आंखों के संपर्क के आधार पर कोई किसी के समुदाय पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है क्या? क्या किसी की बुद्धि को देखकर पता चल सकता है कि समूह का समुदाय कौन सा है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसी है? सिर्फ और सिर्फ भाषा अभिव्यक्ति के आधार पर जो है किसी समुदाय या समूह पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझा जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 है। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलापन में सुविधा या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो है सही हैं, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नताएं हो सकती हैं। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर एक दिशा में झुक जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुक्रम पर निर्भर नहीं करती। बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। 49 का क्वेश्चन नंबर
इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि विद्यार्थियों का अगर बुद्धि स्तर समान है ना, फिर भी उनकी उपलब्धि स्तर में विभिन्नताएं हो सकती है, ये बात सत्य है, बाकी सब बातें गलत हैं। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता, प्रतिमानता। एक तो होता है विचलनशीलता और प्रतिमानता दोनों और नन। 50वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी और नॉर्मेलिटी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, तो यहाँ पे दोनों सही है, क्योंकि दोनों की दोनों ही जो है वेरिएबिलिटी भी होता है और नॉर्मेलिटी भी होता है, तो व्यक्तिगत विभिन्न भेद में दोनों ही सही है। रेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मैथ रीड के अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर में ऊंचे होते हैं, कम स्वस्थ व विकसित, अधिक स्वस्थ व विकसित, अधिक स्वस्थ व कम विकसित, स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो दोस्तों जो है सामान्य रूप से उन परिवारों के बच्चे सामाजिक स्तर में ऊंचे होंगे जो अधिक स्वस्थ और अधिक विकसित होंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा यहाँ पे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक अध्यापक को से आशा नहीं की जा सकती। अध्यापक से कौन सी आशा जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते वक्त एक अध्यापक से नहीं की जा सकती? योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यक्रम का समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो दोस्तों एक अच्छा शिक्षक जो है उससे कभी ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जो है बच्चों को स्वाध्याय के लिए वो छोड़े। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। CAT चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट में किया जाता है, किन बच्चों पर यह किया जाता है? 3 माह से 10 माह तक के बच्चों पर बिल्कुल नहीं, बच्चे ना समझे इन तो, है ना। 3 माह का 10 माह का बच्चा क्या समझेगा बेचारा। 13 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों पर, 3 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों पर, सभी आयु वर्गों पर लागू। तो दोस्तों चिल्ड्रन एप्रिसिएशन जो टेस्ट है CAT, आपका CAT जो टेस्ट था वो 3 वर्ष से जो 10 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ बाल प्रसंग बोध परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों ये आपका CAT टेस्ट है, इसमें जो कार्डों को प्रतिस्थापन किया गया था वो लोगों के स्थान पर दोस्तों जो छोटे बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, ऐसे समझ लो आप, इम्प्रेस करने के लिए कार्टून्स बनाए गए, जानवरों को जो है इसकी जगह पे प्रतिस्थापित किया गया, लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, तो ये सतही दृष्टिकोण सही है इसका आंसर। सतही दृष्टिकोण, बाह्य आभास के आधार पर जो है व्यक्ति सतही दृष्टिकोण, बिल्कुल सही आंसर था इसका, सतही दृष्टिकोण। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण जो आपको पता है मन शेल्डन हिप्पोक्रेट्स केटल में से किसने किया था? तो हिप्पोक्रेट्स जी ने किया था व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत। बहिर्मुखी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस प्रकार से भिन्न है? किस प्रकार से भिन्न है? मजबूत भावनाएं, पसंद की नापसंदगी। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है। तो बहिर्मुखी विद्यार्थी की भिन्नता बतानी है, अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस प्रकार वो भिन्न होगा? तो दोस्तों वो मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को क्या कर देता है? अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा यहाँ पे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 58 उल्टे सुलटे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। जीने की इच्छा पूर्ति नहीं होती, उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? मतलब जीने की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, जीने की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती और उनका भंडार ग्रह, जिन इच्छाओं की, सॉरी जीने नहीं है, जिन है, थोड़ा लैंग्वेज का फर्क पड़ रहा है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों वो ईदम में आता है आपका।
इड में आएगा इदम में आएगा, क्योंकि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वो इदम में होती है। ठीक है, 57 हो 58 भी हो गया। 59 वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, तो ये थॉर्नडाइक वाला आ गया सिस्टम, है ना। तो व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है, आपको पता ही है ये तो, इसमें ज़्यादा कोई समझ। हाँ, इस क्वेश्चन में भी जो है, इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन था शायद तक। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि हैं साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों एक बात बताइएगा मेरे को, इनमें से सबसे कम कौन सा दिख रहा है? मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, तो 70 से ऊपर रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। 80 से 150 के बीच में नहीं रख, तो 70 से कम होंगे ना, 70 से कम होंगे जो ही तो मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में आएंगे ना। अरे बोलो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मैंने सही मान रहा हूँ मैं यहाँ पे इसका। इस क्वेश्चन में भी काफ़ी डाउट था लोगों को 66 में। निम्न में से IQ शिक्षणीय वर्गों को चुनिए। अब लोग बोल रहे हैं 50 से जो 70 वाला वर्ग होता है उसको शिक्षणीय वर्ग बोलते हैं। ऑप्शन में है ही नहीं, क्या करोगे? छोड़ोगे क्वेश्चन को? ऑप्शन में नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि किसकी प्रायोरिटी अधिक है। यहाँ पे रीट के क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है? जिसकी प्रायोरिटी अधिक होती है उसको ही महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो क्या आप इनको शिक्षणीय वर्ग में चुन सकते हो क्या? इन दोनों को तो सभी को भी नहीं चुन सकते ना। तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षणीय वर्ग के लिए बचा क्या? 70 से 90 ही बचा ना। ज़रूरी नहीं है जो आपने रटा है वही देगा वो सामने वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी लेवल को बढ़ाएं। क्वेश्चन पेपर कैसे भी बना सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वही आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक ऐश्वर्य की जो है कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों उम्र की 9 वर्ष है। ठीक है, दोनों 9 वर्ष है। ठीक है, ये 100 गए 1 से 100, तो 100 किस में आता है? औसत बुद्धि लब्धि में। 62 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, क्वेश्चन रेट में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि जो बालक होते हैं ना उनकी बुद्धि को मापने के लिए अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं आ रही होगी। इसी के साथ निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। यह व्यवहार की गुणवत्ता आती जाती है, आती जाती नहीं है, कुछ हो जाता है यार, टाइपिंग मिस्टेक भी। यह अपरिवर्तनशील है। तो जल्दी से इसका, तो दोस्तों बुद्धि अपरिवर्तनशील नहीं हो सकती, बुद्धि परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। बाकी व्यवहार की गुणवत्ता मापी जाती है यार बुद्धि से, क्यों नहीं मापी जाती? सामंजस्य अनुकूल स्थापित करने में सहायक है, बिल्कुल। और व्यक्ति की मानसिक क्षमता ही बुद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। अपरिवर्तनशील नहीं होती है बुद्धि, परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही होगा आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षण के दुरुपयोग का संकेत देता है? उन्नति हेतु मापन में सहायक बुद्धि लब्धि का लेबल लगाकर अध्यापकों का अपनी अकुशलताएं छुपाना बालकों को अधिगम प्रक्रिया के लिए बेहतर बनाने में। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को काट दो। ठीक है, तीनों ऑप्शनों में से बता दो आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अध्यापक अपनी अकुशलताओं को छुपा सकते हैं बुद्धि परीक्षण का दुरुपयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि,
रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल, व्यवहारवादी कौशल। मतलब गार्डनर ने जो बुद्धि के टाइप्स बताए उनमें से इनमें कोई एक है, बाकी नहीं है, तो ये बताना था आपको यहाँ पे। तो गार्डनर ने ये कुछ नहीं बताया था प्रकृति, रचना वगैरह। प्रकृतिवादी बुद्धि जरूर गार्डनर ने बताई थी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार वर्तमान के बुद्धि कारकों की संख्या पूछी थी यहाँ पे, तो 67 का आंसर है 180। वर्तमान में 180 है, पहले 120 थे, फिर 150 हुए, फिर अभी 180 है एट प्रेजेंट टाइम पे। अंतर्मुखी, इसमें भी कन्फ्यूजन था लोगों को, ठीक है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो भाई साहब ठीक है, आप लोग सोचते हो जुंग ने किया, ठीक है, जुंग ने किया, मानता हूँ मैं, पर आपके आइजेंक साहब ने भी अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में जो बताया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ पढ़ोगे तो एक ही चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, दूसरी चीज़ भी पूछी जा सकती है। ज़रूरी तो है नहीं कि एग्ज़ामिनर आपके अकॉर्डिंग चलेगा, एग्ज़ामिनर के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। तो इसका सही आंसर जो है आपका यहाँ पे आइजेंक। और थोड़ा सा मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ इसको, तो अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता, फिर इसके बाद में जो है तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता और मनस्तापिता बनाम सामाजिकता, ये सारे के सारे टाइप्स जो है आइजेंक के द्वारा दिए गए हैं। क्योंकि दो परस्पर विरोधी जो कारक हैं, प्रकार हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, ये बात आइजेंक कहते हैं। और इन्हीं के आधार, इसी बात कथन के आधार पर जो है इन्होंने इस टाइप से बुद्धि का वर्गीकरण किया था। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? इस क्वेश्चन को लेके 90% स्टूडेंट अभी तक भी कन्फ्यूजन में है, क्योंकि 2011 में जब ये रीट एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे से बोर्ड ने क्या किया, इसका आंसर गलत मान लिया था। बोर्ड ने इसका आंसर सृजनात्मकता माना था, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और जो है मेरी बहुत ज़्यादा जो साइकोलॉजी से जुड़े हुए टीचर्स हैं उनसे मेरी बात हुई है, लगभग मैंने एक से नहीं, दो से नहीं, कम से कम 5-7 टीचर्स से मैंने बात की है। तो आपके धीर सिंह सर भी जो है इसका आंसर बुद्धि मानते हैं, आपके विवेक सर भी इसका आंसर बुद्धि मानते हैं, पारिक सर, और कुछ मेरी जान पहचान की जो टीचर्स हैं उनके अनुसार भी इसका सही आंसर बुद्धि है। और मैं खुद भी आपको यही कहूँगा कि इसका आंसर बुद्धि होगा। बाकी जो बोर्ड ने इसका आंसर गलत माना था, मैं फिर कह रहा हूँ कि बोर्ड ने इसका आंसर सृजनात्मकता माना था, और मैं इसको बुद्धि मान रहा हूँ। अब आप लोगों को जो सही लगे वो माने, क्योंकि अभिसारी चिंतन का मतलब क्या होता है? अभिसारी चिंतन का मतलब होता है बहुत सारी क्रियाओं, कोई भी बहुत सारी क्रियाएं करेगा पर आंसर क्या होगा? एक ही होगा। मतलब 10 लोगों से भी अगर आप उसका आंसर पूछोगे तो एक ही होगा। और सृजनात्मकता आपको पता है अपसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन होता है। तो गिलफोर्ड इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि अभिसारी चिंतन को वो बुद्धि सृजनात्मकता मान लेगा। थिंकिंग थोड़ी सी डेवलप करो, बाकी ठीक है, जो आपको मानना है वो आप लोग मानोगे ही सही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि विश्लेषणात्मक अथवा आलोचनात्मक चिंतन करने में सहायक होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 70 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर होगा घटकीय बुद्धि। बुद्धि के विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन करने में जो है घटकीय बुद्धि सहायक होती है। बाकी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। बुद्धि का स्तरीय मॉडल सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? त्रिस्तरीय मॉडल सिद्धांत की बात कर रहा है, त्रिस्तरीय मॉडल सिद्धांत की बात यहाँ पे कर रहा है। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे। 71 का कैरोल इसका सही आंसर है। कैरोल ने त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत दिया था यहाँ पे। निम्न में से मंद बुद्धि बालक कौन सा होगा? मंद बुद्धि बालक कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों CA बराबर अगर MA है तो ये औसत बुद्धि हो जाएगा, और CA से अगर MA ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा ऊपर की लेवल में चल जाएगा, औसत से ऊपर की लेवल में। तो मंद बुद्धि कब होगा? जब MA से CA कम होगा, है ना। CA छोटा जब होगा MA से, यानी कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर A सही आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में।
निम्न में से वाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। वाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। बीने साइमन परीक्षण बिल्कुल वाचिक बुद्धि परीक्षण है। ये वाचिक हैं, व्यक्तिक भी हैं। बीने साइमन परीक्षण बिल्कुल सही है। वाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। गोडार्ड परीक्षण भी बिल्कुल सही है। टर्मन स्टैनफोर्ड बिने। तो प्रिंटर पैटरसन जो है आपका, प्रिंटर पैटरसन अवाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है। अवाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है दोस्तों, अवाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, प्रिंटर पैटरसन टेस्ट। 73 का हो गया आपका आंसर। 74 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। अवाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो अवाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण प्रिंटर पैटरसन टेस्ट बिल्कुल है। ठीक है बिल्कुल है, प्रिंटर पैटरसन टेस्ट है। 74 का क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट बिल्कुल अवाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण टेस्ट है। वेस्लर वैल्यू परीक्षण बिल्कुल सही बात है, वेस्लर वैल्यू परीक्षण है। भाटिया क्रियात्मक परीक्षण बिल्कुल है, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण बिल्कुल अवाचिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है। आर्मी एल्फा परीक्षण नहीं, यह वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण है। वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण है। वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण होने के कारण इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भाटिया क्रियात्मक परीक्षण के सहायक परीक्षण है। तो दोस्तों भाटिया जो है उसके क्रियात्मक सहायक परीक्षण जो है आपके कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, तत्कालिक स्मृति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये पांचों के पांचों जो है आपके भाटिया के जो है उप परीक्षण है। 5 सहायक परीक्षण है दोस्तों, 5 क्रियात्मक परीक्षण के सहायक परीक्षण है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ में हम लोग 76 नंबर का क्वेश्चन है। आर्मी एल्फा परीक्षण है। 75 हो गया। अब आर्मी एल्फा परीक्षण के बारे में बात कर रहे थे। अभी मैंने बताया था जस्ट वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण होगा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण होगा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण होगा। 76 का ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो अवाचिक बुद्धि समूह परीक्षण कौन सा नहीं है? 77 का जो सही आंसर होगा वो जल्दी से बताना है आपको। अवाचिक जो है समूह बुद्धि परीक्षण नहीं है। आर्मी बीटा परीक्षण बिल्कुल है, आर्मी बीटा परीक्षण। और नौसेना, इससे पहले ये देखते रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बिल्कुल है। डियरबोर्न समूह परीक्षण ये भी है। तो नौसेना जो सामान्य वर्गीकरण टेस्ट जो है वो आपका अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण नहीं है, वो आपका वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। 77 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये। भारत का पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया? CH बर्मन, CH प्राइस, CH राइस ऑल। तो CH राइस साहब ने जो है भारत का पहला बुद्धि परीक्षण किया था, CH राइस साहब ने। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्न में से भारतीय बुद्धि परीक्षण है। भाटिया द्वारा निर्मित, प्रमिला पाठक ड्रोमेन परीक्षण, मोहसिन द्वारा निर्मित परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी के सभी जो है भारतीय बुद्धि परीक्षण करने के लिए इन्होंने जो है इंटेलिजेंस टेस्ट दिए हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए गए हैं इनके द्वारा। अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण की विशेषता नहीं, इसमें भी कन्फ्यूजन था। तो जब मैंने पहले एक क्वेश्चन सोल्व किया था कि जो है बालकों की बुद्धि परीक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी टेस्ट है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके चारों ऑप्शनों को। भिन्न भिन्न भाषा संस्कृतियों के ज्ञाता व्यक्तियों का परीक्षण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अवाचिक बुद्धि परीक्षण से भिन्न भिन्न संस्कृतियों के जो लोग हैं उनका परीक्षण, समूह परीक्षण हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। निरक्षर सैनिकों के परीक्षण में उपयोगी, बिल्कुल। निरक्षर व्यक्तियों के जो है परीक्षण में, अवाचिक जो है सैनिकों के परीक्षण में, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि परीक्षण के, बालकों की बुद्धि परीक्षण के लिए सर्वाधिक अनुपयोगी है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या होता है
उपयोगी होना चाहिए था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। और विशेष वर्ग के व्यक्तियों को परामर्श देने में बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। अगर मान लो वो विशेष वर्ग के व्यक्ति निरक्षर हैं तो उनको परामर्श देने के लिए अवाचिक वेग समूह बुद्धि परीक्षण क्यों नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, बाकी कुछ भी सोचते रहो आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंधे बालकों को शिक्षा देने की पद्धति है ब्रेल लिपि। ठीक है, ये तो आप लोगों को आ ही गया होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही है, सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के पक्षों के लिए सही है। तो दोस्तों यह बात लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रही है, पुरानी बातों को जो है ये ज़्यादा महत्व दे रही है। 82 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि माइनस मानसिक आयु इंटू 100 इज इक्वल टू क्या होगा। तो बचा क्या है, वास्तविक आयु बचा है, मानसिक आयु तो दे ही दिया है यहाँ पे। तो क्या निकलेगा, इसको इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो वास्तविक आयु निकलेगी, क्रोनिकल एज निकलेगी। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। 84 का आंसर सही होगा, सी ऑप्शन नंबर, क्योंकि बुद्धि का किसी जेंडर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तभी तो आजकल कल्पना चावला जैसी महिलाएं भारत में जन्म ले रही हैं। देखते हैं इसके बाद में। तो दोस्तों विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। पिछड़ा, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी बालक विशिष्ट बालकों में आते हैं। 85 का ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जो बालक पिछड़ा है वो भी विशिष्ट है, जो प्रतिभाशाली है वो भी विशिष्ट है, और मंद बुद्धि है वो भी विशिष्ट बालक होगा। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। जन्म क्रम, सामाजिक आर्थिक स्तर, आनुवंशिक प्रभाव, आकांक्षा स्तर। 86 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि आनुवंशिक जो पदार्थ होंगे, जो आनुवंशिक जो प्रभाव होगा वो जैविक कारकों को निर्धारित करेगा। ये जरूरी नहीं है कि बालक का जन्म क्रम कौन सा है, जैविक निर्धारक की बात कर रहा है। सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई मतलब नहीं है, उसके आकांक्षा स्तर से कोई मतलब नहीं। बाकी ज़्यादातर जो प्रायोरिटी है 3 स्टार जिसको मैं बोल सकता हूँ, तो वो यहाँ पे आनुवंशिक प्रभाव सही होगा, क्योंकि रेट भी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी उसी ऑप्शन को देते, आंसर वही होता है जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो रोसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कारणों नहीं कार्ड थे, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा थी शायद इसमें। कार्डों पर विभिन्न रंग है, कितने कार्डों पर विभिन्न रंग है ये बताना था आपको। तो ऑप्शन नंबर 87 का जो है एक था, क्योंकि 3 कार्ड जो होते हैं विभिन्न रंग के थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल कार्ड 10 थे। ठीक है, कौन सा क्रेशमर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है। पिकनिक, एथलेटिक, कोलेरिक और एस्थेनिक। तो कोलेरिक को छोड़ के बाकी तीनों के तीनों जो है इसके क्रेशमर के शारीरिक जो वर्गीकरण था व्यक्तित्व का, उसके जो 3 प्रकार थे। इनके बारे में भी देखते हैं बाद में, फुर्सत मिलेगी कभी जब, अभी वैसे ही बहुत टाइम हो चुका है। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है। शारीरिक, गत्यात्मक, सांस्कृतिक, संगीतात्मक या फिर भाषाई। 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सांस्कृतिक प्रकार की गार्डनर ने कोई बुद्धि नहीं बताई है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सेल्डन द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है। आयताकृति, लंबाकृति, गोलाकृति और दुर्बल नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वैसे बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण के कुल कितने उप परीक्षण थे। हमने देखा था जो 5 उप परीक्षण थे भाटिया जी के, नाम भी हम लोगों ने पहले ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं बचा। निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है। सांकेतिक, शाब्दिक, प्रणाली, व्यवहारिक। तो दोस्तों
जो विषय वस्तु के मैंने आयाम बताए थे आपको गिलफोर्ड के, उनमें से जो है सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक हैं, प्रणाली नहीं है। प्रणाली नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर और व्यक्तिगत विभिन्नता पर। तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी दी जाएगी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुणों को मापा जा सकता है। तो बिनेट ने जो स्केल बनाया था बौद्धिक के लिए बनाया, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? स्टैनफोर्ड बिनेट ने जो एक व्यक्ति के किस गुणों के नापने के लिए स्केल था, तो बौद्धिक स्तर को नापने के लिए जो स्केल था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहम निर्देशित करता है। अहम किसको निर्देशित करेगा? अहम दोस्तों वास्तविकता के सिद्धांत को निर्देशित करेगा। सुख के सिद्धांत को इदम निर्देशित करता है। इदम आदर्शवादिता को आपको पता ही है, जो परम अहम होता है, परम अहम आदर्शों की बात करता है, परम अहम। और वास्तविकता की बात करेगा, आपका जो है अहम होगा वो वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा जो है आपको कंट्रोल करेगा। 96 जो है, बुद्धि का संप्रत्यय किसने विकसित किया? संप्रत्यय विकसित करने की बात कर रहा है यहाँ पे। 96 का सही आंसर होगा टर्मन, सही आंसर है इसका। टर्मन, बिल्कुल संप्रत्यय को विकसित करने वाला जो है टर्मन ही था। इसके बाद डेनियल और गोलमैन संबंधित हैं। डेनियल और गोलमैन किससे संबंधित हैं? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। डेनियल और गोलमैन किससे संबंधित हैं? सृजनात्मकता से, सामाजिक बुद्धि से, संवेग बुद्धि से, या फिर आपका कोई नहीं। तो 97 का बिल्कुल संवेग बुद्धि से डेनियल और गोलमैन संबंधित थे, संवेगात्मक बुद्धि से। 98 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? मिलनसार नेतृत्व शक्ति, आक्रामक स्वभाव, दिवा स्वप्न देखने वाला। तो मिलनसार जो है बहिर्मुखी होता है, नेतृत्व शक्ति इसमें होती है, आक्रामक स्वभाव भी बहिर्मुखी व्यक्ति का होता है, क्योंकि आवेगशीलता सबसे ज़्यादा होती है। आवेगशीलता होती है, अगर जब आवेगशीलता है तो आक्रामक स्वभाव भी होना जाहिर सी बात है। और दिवा स्वप्न देखना अंतर व्यक्ति की विशेषता होती हैं, क्योंकि दिवा स्वप्न पड़ा पड़ा अकेला निराशावादी व्यक्ति क्या करेगा? जब उसके सपने ही पूरे नहीं होंगे तो वह मन में निराशाओं के साथ में उन सपनों को डे ड्रीमिंग के माध्यम से पूरा करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। बाकी आप तो कुछ भी मानते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमूर्त बुद्धि किस व्यक्ति की मदद करती है? सामाजिक कार्यकर्ता बनने में, औद्योगिक कार्य करने में, समस्या सुलझाने। अमूर्त बुद्धि की बात कर रहा है, समस्या समाधान की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है। भावात्मक बुद्धि का अपने स्वयं की भावनाओं को जानना, अपनी भावनाओं को व्यवस्थित करना, नन या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों भावात्मक बुद्धि का प्रसंग है खुद की भावनाओं को जानना और उनको व्यवस्थित करना, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो है आपको पता है यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसे ज्वाइन कीजिएगा और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।